हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक पावर प्लांट में जो एक बहुत ही अहम पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं LOI, लॉस ऑफ इग्निशन, जो कि हमें प्राप्त होता है फ्लाई एश से। जब बॉयलर में कोयले को फीड किया जाता है और जब वह जलता है तो जलने के बाद उसमें दो राख बनती है, एक होती बॉटम ऐश और एक होती फ्लाई ऐश। बॉटम ऐश बॉयलर में नीचे ही बैठ जाती है, जबकि फ्लाई ऐश और जो हवा के माध्यम से ऊपर उड़ के ESP में जाती है और चिमनी के थ्रू वह बाहर हो जाती है। तो उसी के बारे में आज हम लोग इस बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसका सैंपल कैसा रहता है कि जैसे आप किसी किसी प्लांट में देखेंगे कि डेली सैंपल आता है या वीकली सैंपल आता है या 3 दिन में सैंपल आता है। वो डिपेंड करता है पावर प्लांट के ऊपर कि आपके पास मैन पावर कितनी है या फिर आपका सैंपल अच्छा आ रहा है या ख़राब आ रहा है। तो उसी हिसाब से इसको सेट किया जाता है कि सैंपल का टाइमिंग क्या दिया जाएगा। तो अब देखिए, एक प्लांट में क्या था कि मॉर्निंग शिफ्ट में 10 बजे आता था, जहाँ पर 2 यूनिट थे, यूनिट 5 और यूनिट 8, और एक इवनिंग में आता था 3 बजे, वो भी यूनिट 5 और यूनिट 8 का। F1 F2 का मतलब क्या हुआ, 2 बॉक्स होते थे। एक में F1 F2 5 नंबर, फिर F1 F2 8 नंबर मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में F1 F2 5 नंबर 8 नंबर मॉर्निंग में, और इवनिंग में 2 टाइम पे सैंपल आता था। अब देखिए, हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन आंसर को समझते हैं कि LOI के बारे में। अभी पहला क्वेश्चन है कि LOI चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, या हम लोग जो अभी आगे चल के बात करेंगे कि ये हम लोग जो टेस्टिंग करेंगे इसकी, तो उसमें कौन सा मेथड यूज़ हुआ है। तो उसको देखेंगे कि इसका आंसर है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के माध्यम से हम लोग इसको टेस्टिंग करेंगे, जो कि होता है अ क्लासिकल यूनिटेटिव एनालिसिस मेथड, और जो कि वह एक स्टैंडर्ड मेथड कहलाता है। और यह जो मेथड है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ASTM D7348 की बुक में, जहाँ पर कि लिखा होगा स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर लॉस ऑफ इग्निशन ऑफ सॉलिड कंबशन रेड्यूस। तो ऐसा लिखा रहेगा, तो वहाँ पर आप जा कर के एक देख सकते हैं कि हमने वहाँ से ये मेथड का यूज़ करके हम लोगों ने टेस्टिंग किया है। तो कहीं पर भी अगर सवाल पूछा जाता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। फिर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि LOI का डेफिनेशन क्या होता है। तो आंसर है, LOI टेस्टिंग से यह पता चलता है कि कोल सैंपल में वॉलेटाइल मैटर या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना प्रेजेंट है, जो हाई टेम्परेचर पर हीट करने से इवापरेट या बर्न हो जाता है। अब देखिए, कोयले को हम लोग जब जलाते हैं तो उसमें कई सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल रहते हैं जो कि आग को बढ़ावा देते हैं। जितना वो ज़्यादा रहेंगे उतना ही कोयला देर तक जलता है और हमारे बॉयलर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसी को चेक करने के लिए कि क्या हुआ है, उसका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब पूरी तरह से जल चुका है कि नहीं जल चुका है, इसी को पता करने के लिए हम लोग LOI का टेस्टिंग करते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, LOI टेस्ट का मूल उद्देश्य क्या है, LOI क्यों चेक करते हैं। तो देखिए आंसर है, कोल सैंपल को एक फिक्स टेम्परेचर, जहाँ तक देखा गया है जनरली 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, जो हम लोग बॉयलर में कोयले को फीड करते हैं और जो जलाते हैं। और जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन जलते हैं उससे वेट लॉस होता है, किसका, कोयले की राख का, जो हमारी फ्लाई ऐश उड़ के जा रही है आगे, जहाँ पर हम लोग ESP में कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर उसका वेट लॉस हो जाता है। इस वेट लॉस को परसेंटेज में काउंट करते हैं, इसे ही कहते हैं लॉस ऑफ इग्निशन। जो हम लोग एक मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम लोग उसके वेट के अनुसार और उसको हीट करने के बाद मतलब हम लोग ये पता चलता है कि वह कितना अभी उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल जो था जलने के लिए बचा है, जो कि हमारा फ्लाई ऐश के साथ उड़ के बाहर चला गया है। और फिर हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, LOI ज़्यादा होने से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है। क्योंकि जो भी राख हो या गैस हो हम लोग इन्वायरमेंट में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, किसी भी प्लांट में या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया से उसको हम लोग क्लियर करना पड़ता है। उसको मतलब जो उन्होंने एक लिमिट दी हुई है उसी के अंडर लिमिट ही हम लोग छोड़ सकते हैं। तो आंसर क्या है इसका, इनकम्प्लीट कंबसन से CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स रिलीज हो सकते हैं। ये इमिशंस इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को वायलेट करते हैं।
मतलब कि अगर यह ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो बाहर एयर पोल्यूशन बोर्ड है वो हमको पेनल्टी भी लगा सकता है और या तो हमारा प्लांट बंद भी करवा सकता है। तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, CO का जो परसेंटेज है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हर प्लांट में LOI का एक लिमिट दिया जाता है कि इतने लिमिट के अंदर ही आप रखेंगे, इससे आप ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि कोल ऐश के कलर से कैसे पहचाने कि LOI अंडर लिमिट है या नहीं है। तो इसका आंसर देखिए कि जो गुड LOI होता है उसको लो बोलते हैं और वो ग्रे और वाइट कलर का ऐश होता है और ऐश का कलर हल्का ग्रे या ऑलमोस्ट वाइट होता है। इसका मतलब है कि कार्बन अच्छे से बर्न हो गया है, मतलब कि जल गया है। फिर दूसरा है बैड LOI जिसको हाई LOI बोलते हैं और वह ब्लैकिश डार्क ग्रे ऐश होता है। ऐश में कालापन या डार्क पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब है कि कोल में कार्बन पूरा बर्न नहीं हुआ है, क्योंकि कलर क्या क्या होता है कि आप रेगुलर टेस्टिंग करते हैं किसी चीज़ की, LOI की या किसी भी चीज़ की, तो आपको देख के ही पहचान में आ सकता है कि वो बैड है या गुड है। वैसे तो देख के नहीं पता चलता, हम लोग चेक ही करना पड़ता है, लेकिन आप काफ़ी दिन से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यह LOI गुड है या बैड है, उसी से हम लोग पहचान सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि LOI ज़्यादा होने से सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। तो देखेंगे इसका आंसर है क्लिंकर फॉर्मेशन एंड स्लैगिंग। वो कहाँ पर होती है, देखिए हाई LOI कोल से क्लिंकर फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाता है जो बॉयलर के फर्नेस में डिपॉजिट हो जाता है, जिसके चलते हीट ट्रांसफ़र इफ़िशियंसी कम होती है और मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है। और दूसरा आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं ESP। अब देखिए क्या है, ऐश में अगर अनबर्न कार्बन हाई हो तो ESP की इफ़िशियंसी कम हो सकती है। ESP का काम है फ्लाई ऐश को कैप्चर करना, कार्बन रिच ऐश उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। मतलब LOI ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उस चीज़ को वो डिस्टर्ब करेगा, यानी कि जो हमारा ESP काम कर रहा था अच्छी तरह से वह नहीं कर पाएगा और जितना भी हमारा एयर में फ्लाई ऐश में जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो आगे चले जाएंगे, जो कि नहीं जाने चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि फ्यूल का पुअर यूटिलाइजेशन होता है, मतलब कि वह फ्यूल जो है अच्छी तरह से यूज़ नहीं होता है जो हम लोग फीड करते हैं बॉयलर के अंदर, और बॉयलर की इफ़िशियंसी गिरती है, पॉल्यूशन बढ़ता है और मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती है। मतलब कि आप उसको क्लीनिंग करवाएंगे, फिर बार बार वो आउटेज में जाएगा तो आउटेज का खर्चा और कोई उसमें जैसे अगर मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो लगेगा। तो यही सब बचाने के लिए हम लोग LOI को मेंटेन करके रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अनबर्न्ड कार्बन लॉस इफिशिएंसी लॉस क्या होता है। तो आंसर है अनबर्न्ड कार्बन लॉस का मतलब होता है कि कोल फुल्ली कंबस्ट नहीं हुआ है, मतलब कि नहीं जला है। इससे बॉयलर की इफ़िशियंसी कम हो जाती है क्योंकि जो कार्बन जलने चाहिए तो वो ऐश के साथ वेस्ट हो गया। जो बॉयलर के अंदर जलना चाहिए था ना, जैसे कि अगर जैसे 1 किलो कोयला है उसको 2 घंटे तक जलना चाहिए था, तो वो सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटे को जल के ही सारा कार्बन लेके फ्लाई ऐश के साथ चला गया। और देखेंगे पावर प्लांट का स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बढ़ता है क्योंकि कोयला जो बॉटम ऐसा है वो जमा होता जाएगा। आप ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे लेकिन जो ऑयल है वो अपना पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। फिर हाई LOI वाले ऐश में अनबर्न कार्बन ज़्यादा होता है जिससे ऐश डिस्पोजल या रीयूज में प्रॉब्लम होती है। रीयूज कैसे होता है, जो भी हमारा फ्लाई ऐश है वह जा कर के कहीं पर एक जगह इकट्ठा होता है और वहाँ से ट्रकों में इस फ्लाई ऐश को भेज दिया जाता है सीमेंट प्लांट में, जिसका कि ब्रिक्स बनाने के काम आता है। लेकिन अगर वह नहीं अगर अच्छा है तो आपका फ्लाई ऐश उसमें ज़्यादा LOI रहेगा तो वो लोग भी लेने से एक बार मना कर सकते हैं। फिर देखेंगे
ऐश का कलर भी डार्क हो सकता है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि काला रहेगा फ्लाई ऐश तो दूर से ही दिख जाएगा, उसकी आप ब्रिक्स बनाएंगे या सीमेंट बनाएंगे तो वो वाइट कलर की नहीं होगी, वो ब्लैकिश ही रहेगी। इसीलिए अनबर्न कार्बन का लॉस होता है। फिर देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो पहला प्रॉब्लम है इनकम्प्लीट कंबसन, तो उसके लिए हम लोग इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर एयर फ्यूल का रेशियो है कि नहीं है। फिर इम्प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो इस अगर नहीं है तो मेंटेन आइडियल रेशियो करेंगे, उसको आइडियल रेशियो का मेंटेनेंस करेंगे। फिर लो फर्नेस टेम्परेचर अगर है तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। फिर पुअर कोल क्वालिटी है तो यूज़ बेटर क्वालिटी कोल, मतलब को अच्छी क्वालिटी का हम लोग कोयला यूज़ करेंगे। फिर पुअर पल्वराइजेशन है तो इम्प्रूव ग्राइंडिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्राइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो हम लोग अच्छे से उसको ग्राइंडिंग करवाएंगे। फिर वेट कोल, अगर कोल में वेट ज़्यादा है तो रिड्यूस मॉइस्चर, उस कोयले को अच्छी तरह से सुखाएंगे, फिर हम लोग उसको यूज़ में लाएंगे बॉयलर के अंदर। फिर देखेंगे कि एक्सेप्टेबल एलओआई की वैल्यू कितनी होती है, तो देखेंगे एएसटीएम क्लास एफ के अकॉर्डिंग लेस देन 6% अगर है तो वह मतलब कि अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर देखेंगे एएसटीएम क्लास सी, तो ये भी 6% हमारा ओके है। फिर इंडियन स्टैंडर्ड 3812 जो कि इंडिया के लिए लागू होता है वो लेस देन 5 रहना चाहिए। फिर दूसरे साइड हम लोग देखेंगे अनबर्न्ड कार्बन इन फ्लाई ऐश, वो क्या होता है, तो फिक्स कार्बन और अमोर्फस कार्बन, चार पार्टिकल्स, ग्रेफिटिक कार्बन, जो भी ये सब होते हैं यही हमारे अनबर्न कार्बन होते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग टेस्टिंग की, कि हम लोग जो टेस्टिंग करेंगे तो वो कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होंगे, वो सब चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, एक वेट बैलेंस हमको चाहिए जिसकी कैपेसिटी 0 से 100 ग्राम की होनी चाहिए। फिर दूसरा है हमें 2 क्रूसिबल चाहिए, जितने सैंपल लगाने हैं उतने क्रूसिबल हमें लेने पड़ेंगे। फिर तीसरा है एक मफल फर्नेस की हम लोग को आवश्यकता होगी जिसकी कैपेसिटी रहेगी 100 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है एक कैलकुलेटर हमें चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग जो भी फार्मूला वगैरह लगाएंगे तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और एक स्पैचुला चाहिए जिसकी मदद से हम लोग सैंपल को उसमें क्रूसिबल में रखेंगे। फिर आता है टेस्टिंग का प्रोसीजर। तो टेस्टिंग का प्रोसीजर ऐसा है कि कैसे करना है हम लोग को स्टार्टिंग से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो नोट में देखिए ऊपर लिखा है येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ कि सबसे पहले मफल फर्नेस ऑन करना है और टेम्परेचर 850 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करना है, जो कि हमारा ये जो हम लोगों ने मेथड यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग। फिर और जब टेम्परेचर 850 हो जाए तब क्या करेंगे, एक खाली क्रूसिबल लेना है और उसका वेट करना है और वेट को नोट कर लेना है जो कि कहलाएगा हमारा W1। फिर उसी क्रूसिबल में 1 ग्राम सैंपल लेना है, कौन सा, जो हमारा फ्लाई ऐश का सैंपल आया था एलओआई टेस्टिंग के लिए, तो वो हमारा कहलाएगा W2। फिर सैंपल को ओवन में रखना है फॉर 2 आवर्स 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो हम लोगों ने क्रूसिबल में सैंपल लिया था एलओआई का उसको ओवन में 2 घंटे के लिए डाल के छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, ओवन का एयर स्टार्ट करना है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट एयर रहता है उसको स्टार्ट करना है जो कि 10 LPH सेट करना है। फिर देखेंगे कि सैंपल को बाहर निकाल कर डेसिकेटर या फिर बाहर एटमॉस्फेयर में रख सकते हैं, जहाँ पर भी आप लैब में काम कर रहे हैं। कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, ताकि वो ज़्यादा भी ठंडा ना हो जाए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, मॉइस्चर हमने जो रिमूव किया था वो वापस उसमें चला जाएगा। फिर क्रूसिबल सैंपल का वज़न करना है, कौन सा, जो क्रूसिबल सैंपल के साथ हम लोगों ने ओवन के अंदर डाला था जो निकाला था उसी का वज़न करना है, जो कि कहलाएगा हमारा W3। तो नीचे देखिए मतलब कि एकदम डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्रूसिबल एम्प्टी वेट, मतलब जो हम लोगों ने खाली लिया था वो W1 कहलाता था और उसका वज़न 12.6090 था।
फिर क्रूसिबल वेट विथ सैंपल, मतलब हम लोग जो LOI के लिए सैंपल डाला था वो हमारा कहलाता था W2, जिसका वजन था 13.6090। और आफ्टर ओवन क्रूसिबल वेट विथ सैंपल, मतलब हम लोगों ने क्रूसिबल को जब निकाला, ठंडा किया, उसके बाद हमारा वजन क्या आया, वो कहलाएगा W3, जो कि था 13.6060। अब हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आता है 0.30। तो हमें W1 और W2 को नहीं माइनस करना है, हमें W2 माइनस W3 आएगा कि हम लोगों ने जो ओवन के अंदर सैंपल रखा उसने कितना उस कार्बन को जलाया उस टेम्परेचर पर। तो हमारा आंसर निकल के आया है 0.30%, यानी कि हमारा जो LOI का सैंपल है वो बहुत अच्छा है, हमारा बॉयलर एकदम वेरी गुड कंडीशन में काम कर रहा है और हमारा ESP पे कोई लोड नहीं आएगा, ना तो इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी देखेंगे कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड का जो एक सेट वैल्यू है LOI का, वो हमारा लेस देन 5 रहना चाहिए, जबकि हमारा आंसर 0.30 आया, मतलब कि 1% से भी कम आया है। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो भले थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा एकदम क्लियर, क्योंकि मैंने इस चीज़ का प्रैक्टिकल किया हुआ है और मैं बहुत जगह लैब में काम भी कर चुका हूँ। बाकी यह मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से धन्यवाद, और आप मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने जितने भी पावर प्लांट में भाई लोग काम कर रहे हैं या दोस्त लोग काम कर रहे हैं उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन लोगों की बहुत हेल्प होगी। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।